रतन। हाँ, यही नाम बताया था उसने। रतन माने डायमंड, अनमोल हीरा। उसी की कहानी लिखने बैठा हूं। जानता हूं किस्सा अधूरा है। हम सब भी कहां पूरे हैं। यात्रा जारी है, रास्तों पे हम सबको चलना है। आराम नगर पार्ट 2 के गणेश मंदिर के पास की चाय की दुकान पर दुकानदार को पैसे देते हुए मेरी जेब से 500 का नोट गिर गया, जिसका पता मुझे तब चला जब एक छरहरे बदन के घुंघराले बालों वाले सांवले से मासूम से दिखते 35-40 साल के एक अधेड़ युवक ने वो नोट मुझे थमाते हुए कहा, सर सर, ये आपके नीचे गिर गए। मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आजकल वैसे भी कड़की चल रही है। मेरे इस्त्री किए हुए कपड़ों और पास ही खड़ी मेरी बुलेट को देख वो मुस्कुरा भर दिया। मैं उसका भाव समझ गया था, परंतु फिल्म इंडस्ट्री में बरसों स्ट्रगल करने वाले लोग ये जानते हैं कि अच्छे कपड़े, जूते या गाड़ी से किसी की अंदरूनी माली हालत का अंदाजा लगाना यहां बेवकूफी के सिवा कुछ भी नहीं। खैर, मैंने उसे कटिंग चाय ऑफर की और थोड़ा फोर्स करने के बाद उसने झिझकते हुए इसे स्वीकार कर लिया। चाय की चुस्कियों के साथ वड़ा पाव खाते हुए उसके बारे में जानने की उत्सुकता तब और बढ़ गई जब मुझे उसने अपना नाम बताया। साला मेरा ही हम नाम निकला। तो आदतन मैंने जैसे ही उसे थोड़ा सा कुरेदा, वो मेरे इस्त्री किए कपड़ों और बुलेट को भूलकर बेबाक हो गया। शायद महानगर की इस भीड़ में बहुत अकेला रहा होगा। चाय की चुस्की लेते हुए उसने बताया कि उसके मोहल्ले से 2 गली छोड़कर कुलदीप हलवाई की दुकान हुआ करती थी, जो दिन भर गद्दी पर बैठे बैठे पहाता रहता था। चूंकि अम्मा ने उसे ही दूध लाने का जिम्मा सौंपा था, तो वो जब भी दूध लेने के लिए अपना डोलू आगे करता, हलवाई दूध डालते डालते एक आध बार पा ही देता और वो दूसरे कस्टमर की तरह बामुश्किल हंसी रोकते हुए वहां से निकलता। एक बार वो रोज की तरह हलवाई की दुकान से दूध ले रहा था तो उसने जमीन पर 2 रुपए का नोट देखा। उसने चुपके से वो नोट अपनी जेब में सरका लिया। थोड़ा आगे चलने पर एक और नोट, फिर एक और फिर एक और 2 के और कई नोट मिले। तब से वो गाहे बगाहे अपनी नजरें नीची करके चलने लगा था। शायद इसी चक्कर में उसे मेरा 500 का नोट भी दिख गया, जिसे उसने अपनी जेब के हवाले नहीं किया। मैंने उसे थोड़ा छेड़ते हुए कहा, तो आज भी रख लेते जेब में, किसे पता चलता। मुझे याद है उसने गर्व भरी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा था, सर तब मुझे उसके मालिक का पता नहीं था, उतनी समझ भी कहां थी। और फिर ऊपर वाला तो सब देखता ही है ना सर, मेरे पिताजी ने मुंबई आते हुए कहा था, वहां ऐसा कोई काम ना करना जिसे करते हुए खुद से ही नजर नीची करनी पड़ जाए। मैं मुस्कुराए बिना ना रह सका। थोड़े दार्शनिक अंदाज में मैंने तुरंत उसे जवाब दिया, ये मामा मारीच की नगरी है भाई, उसूल वालों की यहां वाट लग जाती है। और वो सहमति में मुस्कुरा भर दिया था। चाय के खाली कप को दुकान के काउंटर के पास पानी के ड्रम पे रखे पत्थर की स्लैब पर रखते हुए उसने फिर से मेरी बुलेट को देखा और आंखों में चमक के साथ बोला, पता है सर, जब मैंने इंटर की परीक्षा पास की थी तो ये बड़े बड़े सपने थे मेरी आंखों में। हमारे पूरे कस्बे में मात्र एक के पास थी ऐसी बुलेट। जब भी वो सामने से गुजरती, मैं और मेरे दोस्त बड़ी मायूसी और हसरत भरी निगाहों से उसे देखा करते। एक दिन मैंने यूं ही जोश जोश में उनसे कह दिया, देखना साल भर के अंदर अंदर अपन के नीचे भी होगी ऐसी बुलेट। मेरे दोस्तों ने छेड़ते हुए कहा था,
अबे तेरे भाई साहब क्या मुंबई गए, तेरी तो भाषा ही बदल गई। तो तुम अपने भाई के साथ रहते हो। मैंने उसे और एक्सप्लोर करने के लिए उसकी बात को बीच में ही काटकर नया सवाल दाग दिया था। मुझे ये बहुत अच्छे से याद है कि ये प्रश्न सुनते ही उसके चेहरे के भाव कुछ कुछ बदल गए थे। घृणा, मायूसी या इन दोनों का मिश्रण, कुछ ऐसे से ही थे। और उसने नजरें भी नीची कर ली थी और तुरंत ही उत्तर दिया था, अब नहीं रहता। मैंने सहानुभूति दिखाते हुए उसे और कुरेदा। क्यों, क्या हो गया भाई? ये सवाल पूछने से पहले ही मैं जानता था कि महानगरों में लोग चाहे सबसे दिल का हाल छुपा लें, परंतु साथ दारू पीते दोस्त और सहानुभूति दिखाते अजनबी के सामने दिल खोल ही देते। और वही हुआ। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने बताया कि उसका भाई जो अब सीरियल में बड़ा आर्ट डायरेक्टर है, उसने उस समय उसे काम सिखाने के लिए एक दूसरे आर्ट डायरेक्टर के पास पेंटर की जॉब पे रखवा दिया था, जहां उसके भाई की गर्लफ्रेंड आर्ट असिस्टेंट थी। उस आर्ट डायरेक्टर को उसका काम और सजेशंस इतने पसंद आए कि उसने थोड़े ही दिनों में उसे भी अपना असिस्टेंट बना लिया, जिससे उसके भाई की गर्लफ्रेंड जेलस फील करने लगी और उसने उसके भाई से चुगली करके उस आर्ट डायरेक्टर के वहां से उसे निकलवा दिया। तब से उसने भाई का घर छोड़ दिया था। उसने थोड़ा झिझकते हुए और बड़े ही दुखी मन से बताया कि खाने और रहने के पैसे ना होने के कारण उसे आज भी पेंटर की जॉब ही करनी पड़ रही है। फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा होने के नाते मैं जानता था कि आर्ट डायरेक्शन एक दिमागी और क्रिएटिव काम था और पेंटर एक मजदूर, लेकिन मैंने उसके सामने ये जाहिर नहीं होने दिया और उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, दोस्त, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम नजरें उठाकर काम कर रहे हो, नजरें नीची करके नहीं, और यही तो तुम्हारे पिताजी चाहते हैं। उसने नजरें उठाकर कहा था, पिताजी अब नहीं रहे। कुछ सेकंड की चुप्पी के बीच मैंने सिगरेट सुलगा ली थी और फिर इधर उधर की बातों के बाद उसे जैसे ही पता चला कि मैं भी इंडस्ट्री में ही काम करता हूं, उसने मोबाइल नंबर मांग लिया। मोबाइल नंबर का आदान प्रदान फिल्म इंडस्ट्री में नॉर्मल सी बात है, और साथ ही ये भी नॉर्मल सी बात है कि जो काम का है उसे किसी न किसी बहाने से अपनी याद दिलाते रहना, और जो काम का नहीं है उसे इग्नोर कर। 8-10 बार उसका फोन आया। शुरू में कभी कभी खाली रहते हुए मैंने उससे छुटपुट बात भी की, परंतु ज्यादातर इग्नोर ही किया। सो धीरे धीरे उसने भी फोन करना बंद कर दिया। एक आध बार मैंने उसे चाय की दुकान के आसपास भी देखा था। मैं जानता था कि वो ईमानदार, स्वाभिमानी और सीधा था, परंतु मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था, सो नजरें चुराना ही बेहतर समझा। इसी बीच लॉकडाउन हो गया। सुबह से शाम घर में बंद, 2 रूम के फ्लैट में यहां से वहां चहलकदमी। चाय डबल हो गई थी। जहां एक तरफ सिगरेट ना मिलने से बेचैनी बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के न्यूज़ देखते देखते डिप्रेशन और होने लगा था। हालांकि मैं पहले भी फ्लैट से कम ही निकलता था, परंतु महामारी के वक्त इस लॉकडाउन ने आज़ादी के सही मायने समझा दिए थे। इंसान खुले में सांस न ले तो मर जाए, और यहाँ तो खेल ही सांसों का शुरू हो गया था। कोरोना काल में शारीरिक और दिमागी रूप से स्वस्थ रहना कितना जरूरी है, ये सारा दिन खुद के विचारों में उलझे रहने और शारीरिक व्यायाम ना करने से होने वाली अजीब सी उदासी ने बताना शुरू कर दिया था। ऐसे में मैं रतन को लगभग भूल सा गया था। बचपन में रात को खुली छतों पर सोते हुए मैं बड़े शौक से अपने पिताजी से पाकिस्तान से बंटवारे के समय उनके वहां से पलायन के किस्से सुना करता था। तब शायद उतना संवेदनशील नहीं था, बस एक उत्सुकता थी जानने की, इसलिए रस आता था उनके किस्सों में। सामान सर पे ढोती लाखों लोगों की भीड़ मैंने फिल्मों में ही देखी थी। आज मजदूर दिवस पर टीवी न्यूज में मजदूरों के एक राज्य से अपने गृह राज्य की तरफ पलायन करती भीड़ के
इन दृश्यों ने उस पलायन से तुलना करने पर मजबूर कर दिया था। लॉकडाउन की बढ़ती अवधि ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया था। अपना गृह राज्य त्याग कर कुछ बेहतर करने की चाह में आया श्रमिक वर्ग महामारी के इस दौर में अपनों के बीच किसी भी कीमत पर पहुंचने को आतुर दिखा। टीवी का हर चैनल ऐसी खबरों से पटा पड़ा था। मैंने टीवी बंद कर दी। इस सब के बारे में सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह उठते ही प्राणायाम के बाद नाश्ता किया और उसके बाद हमेशा की तरह फिर से न्यूज़ देखने की इच्छा कुल भुलाने लगी। चैनल बदल बदल कर देखना मेरी रोजमर्रा की आदत में शुमार था। शायद हम हिंदुस्तानी मर्दों की फितरत ही कुछ ऐसी है कि जब तक अलग अलग चैनल्स की खबरों का अवलोकन न कर लें हमें चैन ही नहीं पड़ता। चैनल बदलने की इस प्रक्रिया में अचानक एक न्यूज़ चैनल पर मेरी निगाहें अटक गई। मैंने गौर से देखा, वो रतन ही था। न्यूज रिपोर्टर ने मजदूरों के एक जत्थे को घेरा हुआ था। उसने रतन का बैग खुलवा के चेक करते हुए दर्शकों को दिखाया और लगभग चिल्लाते हुए बताया कि देखिए, इनके पास 2-4 कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं। अति उत्साह में संवेदनशीलता को ताक पर रखकर उसने कैमरा के सामने ही रतन की जेब टटोली, दर्शकों को बताया कि कैसे वो भूखे पेट 400 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है और जेब में सिर्फ ये 200 रुपए है। मुझे रिपोर्टर पर झल्लाहट हुई और फिर थोड़ा गुस्सा भी आया कि वो क्यों उसे एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट नहीं कर रहा, क्यों उसकी गरीबी दिखाने पे तुला हुआ है। रिपोर्टर के साथ आए एक जेंटलमैन ने रतन की तकलीफ और बढ़ा दी और बिना इसकी परवाह किए कि कैमरा ऑन है उसने उसके हाथ में 500-500 के 4 नोट रखे। न्यूज रिपोर्टर ने रतन को और टीज देते हुए उन पैसों का गुणगान शुरू कर दिया कि जहां सरकार कुछ नहीं कर रही, हम कोशिश कर रहे हैं कि इन गरीब, शोषित, वंचित मजदूरों तक कुछ राहत पहुंचे। मैंने देखा रतन का मुंह रुआंसा सा हो गया था और उसने हालात से समझौता करते हुए चुपचाप वो नोट मुट्ठी में भींच लिए थे। उसकी नजरें नीची थी। जानता हूं किस्सा अधूरा है, हम सब भी कहां पूरे हैं। संवेदनहीनता से पलायन का न्यूज देखते हम, टीवी पर हो रहे वाद विवादों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से भरी बकबक करते आमंत्रित बेशर्म राजनीतिज्ञों के रूप में हम, धनाढ्य वर्ग के पलायन के मुद्दे पर मुर्दनी छाई हुई चुप्पी पर कोई ट्रोल ना करते हम, चंद टुकड़े थमा के सेल्फी लेने की ख्वाहिश को जग जाहिर करते हम, श्रमिकों की थोड़ी सी मदद के बदले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने की होड़ में दौड़ते हम। यात्रा जारी है, रास्तों पे हम सबको चलना है। इन व्यवस्थाओं ने लाखों रत्नों को सड़कों पर चलने को मजबूर कर दिया। रास्ते मांगेंगे हिसाब, इन्होंने सब देखा है। टूटी चप्पलों की जगह प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग, पैरों में छाले लिए मीलों चलते जख्मी पांव, साइकिल चुराकर कांपते हाथों से लिखा वो कन्फेशन नोट, ट्रकों में जानवरों की तरह ठुसे हुए लोग, सूटकेस पर बच्चे को सुलाकर हाथ रिक्शा की तरह खींचती हुई मां, बूढ़ी अम्मा को पीठ पर लादकर हजारों मील नापते कदम। इंसानियत से उपजे सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं है, पर सवाल तो है। रेल की पटरियों पर और सड़क किनारे पड़ी ना जाने कितने रत्नों की कटी फटी लाशों की अध खुली बेबस आंखें ताउम्र करेंगी सवाल। तुम चाहते तो लगा देते सारा अमला, तमाम परिवहन के साधन, झोंक देते अपने पैसों की पूरी ताकत और बचा लेते खुद को जवाब ना दे पाने की एवज में बेतुकी बातें करती, बगले झांकती अपनी नीची नजर, उनकी नीची नजर।